शोहर की प्रमोशन हुई तो वो मुझे शॉपिंग करवाने ले गया, मगर बाजार में उसे ऑफिस की एक लड़की मिल गई जिसने मुझे थप्पड़ मार दिया और बोली इसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। वो लड़की शोहर का हाथ पकड़कर उसे साइड पर ले गई और एक पर्ची उसे थमा दी। शोहर वापस आया तो उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने मुझे तलाक देकर उस लड़की से शादी कर ली। मैं नहीं जानती थी कि उस लड़की ने ऐसा क्यों किया। मैं एक जगह जॉब करने लगी। कई साल बाद वही लड़की रोती हुई आई और मुझसे माफी मांगने लगी। मैं उसे माफ नहीं करना चाहती थी, मगर जब उसने अपने पर्स से वही पर्ची निकाली तो उसे देखकर मेरा दिल फट गया, क्योंकि शादी को अभी सिर्फ 3 माह ही हुए थे कि घर वालों ने बच्चे को लेकर बातें करना शुरू कर दी कि अभी तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं आई। हालांकि 3 माह हो जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। शुरू में तो मुझे लगा कि सब लोग यूं ही कह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका अंदाज बदलने लगा, क्योंकि पहले वो ये बात हंसकर मजाक में कहते थे, लेकिन फिर उनकी बातों में जहर उतरने लगा। हर रोज कोई न कोई मुझे एहसास दिलाता कि मेरी असली अहमियत सिर्फ बच्चे की वजह से होगी, और दूसरी तरफ मेरा खामद साकिब इतनी जल्दी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार ही नहीं था। सच्चाई तो असल में यही थी कि शादी के 1 माह बाद ही इस खुशखबरी ने मेरी जिंदगी में दस्तक दे दी थी, लेकिन खावत ने मुझे दबा दिया और कहा कि अभी वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। अभी तो हमारी शादी हुई है, कम से कम 1 साल तो आराम से रहें, उसके बाद इन सब चीजों के बारे में सोचेंगे। नई नई शादी थी, इसलिए मैंने उस वक्त उसकी बातों पर भरोसा कर लिया, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा खावत सच में मुझसे मोहब्बत करता है। जब भी वो कहता कि वो मेरे साथ अपनी जिंदगी का हर एक पल जीना चाहता है, तो मुझे उसकी बात सच लगती थी, इसलिए मैंने कभी उससे कोई बहस नहीं की। लेकिन अगले महीने फिर वही हुआ और उसने फिर से इस चीज को दोहरा दिया कि अगर अभी बच्चे की जिम्मेदारी आ गई तो फिर हम दोनों के दरमियान का प्यार तो खत्म ही हो जाएगा। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो जाती, लेकिन मुझे क्या पता था कि आज यही बातें मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन जाएंगी। धीरे धीरे मेरी सास और बाकी घर वालों ने बोलना शुरू कर दिया कि कोई खुशखबरी क्यों नहीं आई। तो खामद ने कहा कि चलो ठीक है, अब अगर घर वाले कह रहे हैं तो हम भी जिम्मेदारी उठाने की तैयारी करते हैं। लेकिन अब शायद मेरे जिस्म में कोई खराबी हो गई थी, और फिर ऐसे करते करते 2 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। इन 2 सालों में मैंने न जाने कितनी बार कड़वी बातें सुनी। सुबह से रात तक ताने सुनने पड़ते थे। कभी सास कुछ कहती, कभी नंद मेरा मजाक उड़ाती, और कभी कोई रिश्तेदार घर आता तो वो भी मुझ पर सवाल खड़े करके चला जाता। मैं हर रात रोकर ही सोती और हर सुबह एक उम्मीद के साथ उठती कि शायद आज कोई मौजज़ा हो जाए और मेरी जिंदगी बदल जाए। जब हम लोग डॉक्टर के पास गए तो मेरे खामद ने पहले 2 बार जो भी किया था वो सब बता दिया। डॉक्टर ने गौर से पूरी बात सुनी और रिपोर्ट देखी, फिर मेरी तरफ देखकर कहा कि फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जिससे इनमें कोई कमी हो। डॉक्टर ने साफ ये बात कही थी, लेकिन फिर भी मेरे खामद को यही सुना दिया कि मैं बांझ हूँ। अस्पताल से वापस आते वक्त उसने मुझे एक लफ्ज भी नहीं कहा। उसका चेहरा उदास हो गया था। घर पहुँचते उसने सबको यही बात कही कि वो बिल्कुल ठीक है और मुझ में खराबी है जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही। मेरे वालिदैन गरीब थे, मेरी 4 बहनें और थीं जो अभी कवारी थीं, और मैं उन सबसे बड़ी थी, और इसीलिए मुझ पर ही शदीद दबाव था कि अगर बड़ी बहन अपना घर अच्छे से नहीं बसाएगी तो फिर बाकी की चारों बहनों के माथे पर भी यही दाग लग जाएगा। इसलिए मैं बहुत कुछ बर्दाश्त करती आई थी। जुल्म तो ये लोग शुरू से ही करते थे, जबकि इस घर में एक और बहू भी थी और मेरी नंदे भी थी, लेकिन इस सब के बावजूद सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। सुबह सबसे पहले मुझे उठना होता और मैं रात सबसे आखिर में ही सोती थी। सबके कपड़े धोना मेरी जिम्मेदारी थी। हर एक फर्द की जरूरत का ख्याल रखना भी मेरे सर पर था, लेकिन इस घर में कभी भी मेरी मेहनत की कोई कदर नहीं हुई। और अब तो जैसे इस बात पर सबको मेरे खिलाफ बोलने का बहाना मिल गया था। वो लोग इतने नीचे गिर गए कि उन्होंने मेरा नाम बांझ इशरत रख दिया। अब कोई भी मुझे सिर्फ इशरत नहीं बुलाता था, हर तरफ से बस यही लफ्ज आते जो मेरे दिल को तोड़ देते। लेकिन इस घर में मेरे आंसुओं की कोई कीमत नहीं थी। मैं चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि शायद एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी और मुझे भी इस घर में इंसान समझा जाएगा। एक दिन शोहर ऑफिस से वापस आया तो बहुत खुश दिखाई दे रहा था, और मैं बेड पर बैठे रोए जा रही थी, क्योंकि आज मेरी सास और नंदों ने मुझे बहुत ताने दिए थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं जहर खाकर अपनी जान ले लूं,
अचानक मेरा शोहर मेरे करीब बैठकर मेरे आंसू साफ करने लगा और बोला, देखो मेरी प्रमोशन हुई है, अब मैं तुम्हारा बड़े डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा, तुम माँ बन जाओगी। अब घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि मेरी तनख्वाह पहले से डबल हो गई है। अब तुम ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाजार चलेंगे शॉपिंग के लिए। शोहर की बातें सुनकर मुझे तसल्ली हुई। मैं भी तो यही चाहती थी कि घर वाले मुझे जो मर्जी कहें मगर वो तो मेरा साथ दें। मैंने जल्दी से अपने शोहर की पसंद का सूट पहना और हम लोग बाजार की तरफ रवाना हो गए। वो मुझे एक कपड़े वाली शॉप में अपनी पसंद की साड़ी खरीद कर दे रहा था कि अचानक उस शॉप में एक लड़की दाखिल हुई। उसने इस कदर तेज खुशबू लगाई हुई थी कि वहाँ बैठा हर शख्स एक बार उसे मुड़कर देखने लगा। जैसे ही मेरे शोहर ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, ये तो मेरे ऑफिस में काम करती है। उसने साड़ी मुझे पकड़ाई और उठकर खड़ा हो गया। वो लड़की सीधा मेरे शोहर के करीब आई और उसे हाथ में लाकर मिलने लगी। जब मेरे शोहर ने मेरा तारुफ करवाया कि ये मेरी बीवी है, उस लड़की ने खींचकर मुझे एक थप्पड़ मार दिया और बोली, इसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, जबकि मैं उस लड़की को जानती तक ना थी। मैंने उसे पहली बार देखा था। शोहर उसे डांटने की बजाय उसकी मिन्नतें करता हुआ उसे एक साइड पर ले गया। वो लड़की अभी भी शोर मचा रही थी। उसने अपने पर्स से एक पर्ची निकालकर शोहर को दी और वहाँ से चली गई। शोहर उस पर्ची को खोलकर देखने लगा। कुछ देर बाद मेरे पास आया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो मेरा हाथ पकड़कर घर ले आया और मुझे तलाक देकर निकाल दिया। फिर कुछ दिन बाद उस लड़की से शादी करके उसे घर ले आया। उसका नाम आयशा था। मेरे खामद के पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ था। उसके पास एक नहीं दो घर थे और दोनों घर उसी के थे, लेकिन अलग अलग बने थे क्योंकि मेरे खामद के वालिद ने भी 2 शादियां कर रखी थी और उन्होंने 2 घर एक साथ बनाए थे ताकि अपनी दोनों बीवियों को एक साथ रख सकें। दोनों घरों के दरमियान एक दरवाजा भी था जो छत के ऊपर से जाता था। उस दरवाजे को पार करके एक घर से दूसरे घर में जाया जा सकता था। दोनों मकान अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मेरे ससुर की दूसरी बीवी की एक बेटी थी और बाद में वो अपनी बेटी को साथ लेकर चली गई। उसके बाद दूसरा घर तकरीबन खाली ही रहता था। घर वाले वहाँ आते जाते तो थे लेकिन कोई रहता नहीं था। कभी उसमें सामान रख देते तो कभी कोई रिश्तेदार आता तो उसे ठहरा देते, वरना वो ज्यादातर बंद ही पड़ा रहता। मैं सोचने लगी कि अंदर साकिब की नई शादी की खुशियां मनाई जा रही होंगी। आयशा को नई दुल्हन की तरह सब लोग उसके आने वाले बच्चे की बात कर रहे होंगे, लेकिन मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई थी। मैं कुछ दिन पड़ोसन के घर रही और एक दिन वहाँ से भी चुप करके निकल आई। अब मैं सड़क किनारे खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाऊं। मैं अपने मेके नहीं जा सकती थी क्योंकि अगर मैं जाती तो वहाँ जाकर क्या बताती कि मुझे घर से निकाल दिया गया है, मुझे रख लो। लेकिन मुझे पता था वो लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही उन्होंने मेरी शादी बहुत जल्दी कर दी थी। मैं ये महसूस कर चुकी थी कि मैं उनके लिए एक बोझ हूँ, बल्कि मेरी सारी बहनें ही मेरे वालिदैन के लिए बोझ थी। उन्हें बस इससे मतलब था कि जैसे तैसे एक की शादी हो तो बाकी की भी कर दी जाए। जो इंसान अपने वालिदैन के लिए बोझ हो उसे भला वो दोबारा अपने पास क्यों रखेंगे। इसलिए मैं वापस नहीं जाना चाहती थी। अपने ससुराल से निकल जाना ही बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन अगर फिर मेके से भी निकाल दिया जाता तब तो मेरे पास जिंदा रहने की कोई भी उम्मीद नहीं बचती। अगर इस पूरी दुनिया में कोई चीज वाकई मेरी अपनी थी तो वो थी मेरी इज्जत, और आज वो भी लोगों के तमाशे के दरमियान रोंदी गई थी। मैं खाली नजरों से बंद दरवाजे को देख रही थी। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि इतने सारे लोगों के होते हुए भी इंसान कितना अकेला हो सकता है। शाम हो रही थी। घर के ठीक पीछे जो स्टेशन था मैं वहीं पर बैठी थी। लोग आ जा रहे थे, कोई घर को लौट रहा था तो कोई नए शहर की तरफ रवाना हो रहा था। लगातार प्लेटफार्म पर चहल पहल थी। रेलगाड़ी आती तो शोर होता, रेलगाड़ी जाती तो कुछ लम्हों के लिए सन्नाटा फैल जाता। इंसान एक मुसाफिर है मुख्तलिफ मंजिलों का, लेकिन अब मेरी कोई मंजिल नहीं थी, या फिर मेरी क्या मंजिल थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं एक बेंच पर बैठी सामने की पटरी को देख रही थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान अपना रंग बदल रहा था। वक्त गुजर रहा था लेकिन जिंदगी जैसे रुक गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहां जाऊं। ना तो मेरे पास पैसे थे, ना कोई ठिकाना, ना कोई ऐसा इंसान जिसे फोन करके कहूं कि मुझे अपने पास बुला लो।
काफी देर तक बैठे रहने के बाद मैं वापस उसी मोहल्ले में आ गई। इधर उधर गलियों में घूमती रही, कभी एक तरफ जाती तो कभी दूसरी तरफ कदम चल रहे थे, लेकिन कुछ पता नहीं था कि कहाँ जा रही हूँ। मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि किससे मदद मांगूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। तभी मुझे एक झोंपड़ी नजर आई जो बिल्कुल खाली लग रही थी। उसके बाहर एक लड़का बैठा था जो नींबू पानी बेच रहा था। उसके पास एक थैला भी पड़ा था और वो थोड़ी देर के लिए वहीं आराम कर रहा था। मैं उसके पास गई और पूछा कि ये झोंपड़ी किसकी है। उसने मेरी तरफ देखा और बोला कि एक मजदूर की थी, लेकिन वो 2 दिन पहले ही इस दुनिया से चला गया। मैं झोंपड़ी की तरफ देखने लगी जो पुराने कपड़ों और टाइट पट्टी से बंधी हुई थी, जिसमें जगह जगह मुरम्मत के निशान थे। छत भी बहुत मजबूत नहीं लग रही थी। ये झोंपड़ी किसकी है? वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, झोंपड़ी भी कभी किसी की होती है क्या? इसे तो कभी कोई यहाँ लगा लेता है तो कभी कोई वहाँ लगा लेता है। मैं कुछ देर खामोश रही, फिर मैंने पूछा कि कोई आएगा तो नहीं। उसके बारे में पूछने के लिए उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा और फिर बोला, यहाँ कोई नहीं आता। क्यों? आप क्यों पूछ रही हैं बाजी? साफ सूरत और कपड़ों से तो मैं भी देखने में बुरी नहीं लग रही थी। भले ही कपड़े गंदे हो गए थे, लेकिन फिर भी साफ थे। मैं सड़कों पर रहने वाली औरत नहीं हूँ, इसलिए वो भी जानता था कि मैं ये सब क्यों पूछ रही हूँ। मैंने धीरे से कहा कि मुझे सर छुपाने की जगह चाहिए। मेरी बात सुनकर वो चौंक गया। उसने फौरन कहा, आपका कोई घर नहीं है क्या? मैंने नजर झुकाकर इनकार कर दिया। वो कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर बोला, क्यों? मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। फिर मैंने धीरे से कहा कि तुम्हें समझ नहीं आएगा। वो चुप हुआ। शायद उसने महसूस कर लिया था कि मेरे अंदर कोई ऐसा दुख है जिसे मैं बताना नहीं चाहती। कुछ देर बाद वो बोला, ठीक है, आप यहीं रहिए, कोई दुश्वारी नहीं होगी, मैं भी इधर पास ही रहता हूँ। ये सुनकर मैं उसका शुक्रिया अदा करने के लिए खामोश हो गई। मेरे पास अल्फाज नहीं थे। मैंने सिर्फ सर हिलाया और झोंपड़ी के अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही मेरी नजर एक बिस्तर पर पड़ी जो जमीन पर लगा हुआ था। एक तरफ छोटा सा चूल्हा था, साथ में 2-3 बर्तन रखे थे। एक कोने में पानी का कनस्तर रखा था। बस यही पूरी घरेलू जिंदगी थी इस झोंपड़ी में। मैं एक तरफ बैठ गई और चारों तरफ देखने लगी। कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी जगह पर रहूंगी। कुछ दिनों पहले तक मैं भरे हुए घर में रहती थी। मेरे पास अपना कमरा था, अलमारी थी, कपड़े थे, एक रोजमर्रा की जिंदगी थी। और आज मैं एक अजनबी झोंपड़ी में बैठी थी। मेरी हिम्मत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मैं एक जहनी सदमे से गुजर रही थी। इतने कम वक्त में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे अंदर सोचने समझने की ताकत ही नहीं रही। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। ना तो मुस्तकबिल के बारे में सोच पा रही थी और ना ही अपने माजी को समझ पा रही थी। चुपचाप बैठी छत को देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ या नहीं, जबकि सच्चाई ये थी कि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं सिर्फ थक चुकी थी, इतनी थकी हुई कि इस वक्त एक टूटी हुई झोंपड़ी भी मुझे किसी महल से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि कम से कम इसके अंदर बैठकर मैं लोगों की नजरों से तो छुप सकती थी। रात को किसी तरह मैं वहीं सो गई, बस आंखें बंद करके लेटी थी। गर्मी बहुत लग रही थी। इस झोंपड़ी की छत दिन भर की धूप की तपन की वजह से किसी भट्टी जैसी हो गई थी। अंदर हवा आने का कोई जरिया नहीं था। लगातार मेरा पसीना बह रहा था। कभी मैं करवटें बदलती तो कभी उठकर बैठ जाती। ऊपर से मच्छर अलग काट रहे थे जो कानों के पास आकर गुनगुनाते, तो कभी मेरे हाथ और पैरों पर काट लेते, जिससे मुझे शदीद खारिश होने लगती। मैं बार बार उन्हें हटाती, लेकिन थोड़ी देर में वो फिर वापस आ जाते। इन सारी मुश्किलात से ज्यादा मेरे जहन में चलने वाले ख्याल मुझे परेशान कर रहे थे। मैं वो दिन याद कर रही थी जो शादी के शुरू में मैंने अपने खावत के साथ गुजारे थे। मुझे याद था जब साकिब पहली बार मेरे लिए रसमलाई लाया था। जब वो काम से वापस आता था तो मुझे आवाज देता था। वो मेरी पसंद नापसंद पूछता था और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था। उस वक्त मुझे लगता था कि उसकी मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। मुझे भरोसा था कि वो हमेशा मेरा ख्याल रखेगा। मैं यही समझती थी कि दुनिया में अगर मेरा कोई अपना है तो वो साकिब है। लेकिन झोंपड़ी की अंधेरी छत को देखते हुए मुझे पहली बार अपनी जिंदगी का सबसे तेज सबक समझ आ रहा था। औरतें बहुत बेवकूफ होती हैं। शादी के शुरू में वो अपने खामद के अट्रैक्शंस को सच्ची मोहब्बत समझ लेती हैं, उसकी जिंदगी को मोहब्बत समझ बैठती हैं
और उसके कुछ अच्छे अल्फाज को पूरी जिंदगी की वफादारी का वादा मान लेती हैं, लेकिन जब तक सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैं साकिब के बारे में सोचती रही। जब तक मैं नई नवेली थी तब तक उसके लिए बहुत खास थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ मुझ पर था। और फिर वक्त बदल गया और जब खिलौना पुराना हो गया तो उसे तोड़ दिया गया। मैं उसके लिए एक पुराना खिलौना थी और अब वो नया खिलौना ले आया था। ये सोचकर मेरा दिल जल रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी में आगे क्या करूं, कल क्या होगा, एक महीने बाद क्या होगा और मैं एक साल के बाद कहां पर होंगी। इन सवालों के मेरे पास कोई जवाब नहीं थे। इसी बेचैनी और थकावट में न जाने कब मेरी आंख लग गई। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मेरी आंख खुल गई। झोपड़ी के बाहर लोगों की आवाजें आना शुरू हो गई थी। बाहर निकली तो दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी। लोग काम पर जा रहे थे, दुकानें खुल रही थी, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। सिर्फ मेरी जिंदगी थी जो बिखर चुकी थी। मैं धीरे धीरे चलते हुए गली में पहुंची तो मेरी नजर एक तंदूर पर पड़ी जहाँ एक औरत खड़ी होकर रोटियां लगा रही थी। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वो एक हाथ से रोटी को फैलाती और दूसरे हाथ से तंदूर की तरफ बढ़ा देती। साथ में वो आटे की पेड़ियां भी बना रही थी। देखकर समझ आ रहा था कि उसे बहुत दुश्वारी हो रही है क्योंकि काम बहुत ज्यादा था और वो अकेली थी। मैं कुछ देर खड़ी उसे देखती रही, फिर हिम्मत जुटाकर उसके पास गई। मैंने कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ काम करवा सकती हूँ। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा और फिर सर से पैर तक मुझे देखने लगी और बोली, तुम मेरे साथ काम करोगी? तुम तो शक्ल से काम वाली लगती ही नहीं हो। मैं धीमी आवाज में बोली कि मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी आवाज में ऐसी लाचारी थी कि वो शायद फौरन समझ गई कि मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। उसने कुछ देर सोचा, फिर बोली, ठीक है। बोली कि तुम आटा गूंद दिया करना और पेड़ियां बना दिया करना। मैं तुम्हें एक दिन के 300 रुपए दूंगी। मैं फौरन तैयार हो गई क्योंकि उस वक्त वो 300 रुपए भी मुझे किसी लॉटरी से कम नहीं लग रहे थे। उस दिन से मैं उसके साथ काम करने लगी। चिलचिलाती धूप में तंदूर के पास खड़े रहना कोई आसान काम नहीं होता। तंदूर की आग बिल्कुल अलग से जलाती है और ऊपर सूरज अलग आग बरसाता था। कई बार ऐसा लगता कि चेहरा झुलस जाएगा। मेरा हाथ लगातार आटे में डूबा रहता। सारा दिन इसी काम में गुजर जाता। मैं हमेशा अपने चेहरे को ढांप कर ही रखती थी। मुझे डर लगता था कि कहीं कोई मुझे पहचान ना ले, कहीं किसी की नजर मुझ पर ना पड़ जाए, कहीं मेरे ससुराल वालों को पता ना चल जाए कि मैं यहाँ पर हूँ। वो औरत मुझे एक वक्त का खाना भी खिला देती थी और 300 रुपए भी देती थी। कुछ ही दिनों में मेरी उससे अच्छी बातचीत होने लगी। एक दिन न जाने क्यों मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। मैं बोलती गई और वो चुपचाप सुनती गई। जब मैं खामोश हुई तो उसने एक लंबी सांस ली और बोली कि आजकल हर जगह यही सब हो रहा है। कोई भी मर्द वफादार नहीं है और औरतें ही इस सारी मुश्किलात का शिकार हो रही हैं। फिर उसने अपने हाथ से पसीना साफ किया और बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर आज क्यों खड़ी हूँ? मेरा खामद भी किसी औरत के चक्कर में ही भाग गया है। मेरे 4 बच्चे हैं, उनका पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। उसकी आंखों में अजीब सी थकन थी, ऐसी थकन जो सालों की मेहनत के बाद पैदा होती है। फिर वो बोली कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वरना सोचो फिर तुम उनको कैसे पालती। मैं चुप हो गई। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि बात तो कुछ ठीक ही कह रही है। अगर मेरे साथ एक बच्चा भी होता तो शायद मेरी मुश्किलात और भी बढ़ जाती। अब कम से कम खाने पीने का इंतजाम तो हो रहा है। 300 रुपए रोज के मिल जाते थे। एक वक्त का खाना भी मिलता था। जब रात को जब मैं वापस अपनी झोपड़ी में आती तो दिल भी घबराने लगता। सूरज डूबते ही आसपास सन्नाटा फैल जाता। हवा चलती तो झोपड़ी की दीवारें हिलने लगती। कोई दूर से गुजरता तो उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई देती। मैं बिस्तर पर लेट जाती लेकिन नींद नहीं आती। बार बार यही डर सताता रहता था कि कहीं कोई अंदर ना आ जाए, कोई रात के अंधेरे में झोपड़ी का पर्दा हटाकर घुस ना आए, क्योंकि अब मेरे पास कोई दरवाजा नहीं था जिसे मैं अंदर से बंद कर सकूं और ना ही कोई ऐसा इंसान था जो मेरी हिफाजत के लिए मेरे साथ खड़ा होता। मैं हर रात इसी डर के साए में आंखें बंद करती और हर हल्की सी आहट पर भी चौंक कर उठ बैठती। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती थी। पहले उस औरत के साथ वो काम करती रही, उसके बाद लोगों के घरों में भी काम करना शुरू किया। सुबह सुबह उठ जाती, कभी किसी के बर्तन धोती, कभी किसी के कपड़े धोती, कभी
झाड़ू पोछा करती और कभी खाना बनाने में मदद करती। शुरू शुरू में मेरे हाथों पे छाले पड़ गए, जिस्म थकन से टूट जाता, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं रुक गई तो फिर मुझे भूख जीने नहीं देगी। इसलिए मैंने अपने आप को काम में झोंक दिया। दिन महीनों में बदलते गए और महीने सालों में। मैं थोड़े थोड़े पैसे बचाती रही, कभी अपनी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की, कभी अपने लिए कोई कपड़ा नहीं खरीदा, कभी भी बेकार में पैसे बर्बाद नहीं किए। मेरे जहन में सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी, बस अपने पैरों पर खड़ा होना है। आखिर एक दिन मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए कि मैं अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू कर सकूं। फिर मैंने एक ठेला खरीदा, एक बड़ी सी कढ़ाई खरीदी, कुछ बर्तन लिए और समोसे और पकोड़े बनाने का सामान ले आई। शुरू के दिनों में मुझे बहुत डर लगता था। मैं सोचती थी कि अगर मेरी बनाई हुई चीज ना बिकी तो फिर क्या होगा, अगर कोई नुकसान हो गया तो क्या होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे कारोबार में बरकत डाली। मेरे हाथों में जायका था। जो भी एक बार मेरे बनाए हुए समोसे पकोड़े खा लेता, वो दोबारा जरूर खाने आता था। यहाँ तक कि लोग अपने दोस्तों को भी साथ लाने लगे थे। कुछ लोग दफ्तर से घर वापस जाते हुए मेरे पास रुक जाते थे, कुछ बच्चे स्कूल से आते हुए समोसे लेते, कुछ औरतें शाम के वक्त पकोड़े पैक करवा कर ले जाती। मेरा काम धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। मैं अपने चेहरे को हमेशा एक बड़े से दुपट्टे से अच्छी तरह ढांप कर रखती थी। सिर्फ मेरी आंखें दिखाई देती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मुझ पर किसी तरह की नजर डाले। मैं चुपचाप अपना काम करती और शाम को घर वापस आ जाती थी। अब मैं 3 साल से ये काम कर रही थी। जिस दिन मेरे खामद ने मुझे घर से निकाला था, 3 साल पहले वाली इशरत और आज वाली इशरत में बहुत फर्क आ चुका था। पहले मैं दूसरों के फैसलों पर जीती थी, अब मैं अपनी मेहनत पर जीती थी। पहले मैं हर वक्त रोती रहती थी, अब कम से कम अपने पैरों पर खड़ी थी। अब मैं झोपड़ी में नहीं बल्कि एक छोटे से कमरे में रहती थी। ये जगह उस झोपड़ी से थोड़ी बेहतर थी। दीवारों पर नमी के निशान थे, छत भी ज्यादा महफूज नहीं थी, लेकिन कम से कम हिफाजत तो थी। एक छोटा सा पंखा था। मैंने अपना सारा सामान एक तरफ लगा रखा था। रात को दरवाजा बंद करके सो जाती थी। मेरे लिए ये किसी बहुत बड़ी मेहरबानी से कम नहीं था। मैं छुट्टी भी मनाती थी, हफ्ते में एक दिन ठेला नहीं लगाती थी। उस दिन अपनी पूरे हफ्ते की कमाई में से थोड़े से पैसे निकालती और शहर में घूमने निकल जाती। कभी कोई अच्छी चीज खा लेती, कभी जूस पी लेती, कभी पार्क में बैठ जाती, कभी मार्केट में लोगों को आते जाते देखती। अब मुझे अकेले रहने की आदत हो रही थी। कहते हैं कि औरत को जब अकेलेपन का मजा आने लगता है तो फिर उसे किसी के भी साथ की जरूरत नहीं होती। शायद मैं भी इसी मकाम पर पहुंच गई थी, लेकिन आज भी मेरे दिल में एक कमी थी, क्योंकि एक घर बनाकर बैठी हुई औरत और सड़कों पर मेहनत मजदूरी करने वाली औरत में बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं अपनी जिंदगी से लड़ तो रही थी, लेकिन कई बार रातों में दिल अब भी मेरा भर आता था। खैर, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जिस हाल में रखे इंसान को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं भी यही सोचकर खुद को संभाल लेती थी। एक दिन दोपहर का वक्त था, गर्मी बहुत थी। मैं अपने ठेले के पास खड़ी पकोड़े बना रही थी। कढ़ाई में तेल खौल रहा था। लोग आ जा रहे थे, कोई समोसे ले रहा था, कोई पकौड़ियाँ, और मैं अपने काम में मसरूफ थी। तभी एक औरत मेरी तरफ आई। उसकी उम्र 25 साल के लगभग लग रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, सांस बुरी तरह फूली हुई थी। उसने एक बड़ा सा बैग अपने सीने से लगा रखा था, जैसे कि उसमें दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। वो सीधा मेरे पास आकर रुक गई। वो हाँफते हुए बोली, मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या हो गया है। उसने घबराकर पीछे देखा, फिर बोली कि वो लोग मेरे पीछे हैं, उनको पता चल गया है। ये मेरी जिंदगी भर की मेहनत है, इसको अपने पास रखो, मैं थोड़ी देर बाद आकर तुमसे ले लूंगी। उसने फौरन बैग मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं कुछ भी नहीं समझ पाई कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा डर था कि मैं इनकार नहीं कर सकती थी। मैंने फौरन बैग लिया और थैले के नीचे वाले हिस्से में छुपा दिया। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी तो मुसीबत से गुजरी थी, इसलिए किसी और की मुसीबत को समझ सकती थी। जैसे उस औरत ने सुकून की सांस ली और वापस मुड़कर सड़क पार करने लगी, अगले ही पल सब कुछ बदल गया। एक बड़ा सा ट्रक तेज रफ्तारी से आया और एक खौफनाक हादसा हो गया। लोग चीख उठे और वो औरत ट्रक से टकरा गई। सब कुछ एक पल में हुआ। वो सड़क पर गिरी और मौके पर ही दम तोड़ गई। मैं तो दंग ही रह गई। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। चंद लम्हे पहले जो औरत मेरे सामने खड़ी होकर बातें कर रही थी,
कि वो अब इस दुनिया में नहीं थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं एकदम से सड़क की तरफ दौड़ी। थोड़ी ही देर में लोग वहां जमा होना शुरू हो गए थे। किसी ने ट्रक वाले को पकड़ने की कोशिश की, किसी ने फोन निकाल लिया, किसी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि जो लोग उसके पीछे थे वो भी उसकी तरफ आए। उन्होंने औरत को जमीन पर पड़ा देखा, फिर एक दूसरे की तरफ देखा और ये देखकर कि वो जिंदा नहीं रही, वापस चले गए। उनके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे, जैसे कि वो किसी खास मकसद के लिए आए थे और अब वो मकसद पूरा हो चुका था। लेकिन उस औरत का बैग तो मेरे पास था, वो अब भी मेरे थैले के नीचे छुपा हुआ था। मैं भी बाकी लोगों के साथ उस औरत को उठाने में मदद करने लगी। कुछ ही देर में वहां एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस के साथ आया हुआ अमला नीचे उतरा। उन्होंने जांच पड़ताल की, लेकिन सबको पता था कि वो औरत जिंदा नहीं है। उसके जिस्म में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। फिर उसे एहतियात से एम्बुलेंस में लेटा दिया गया। उसके साथ बहुत बुरा हुआ। शायद वो औरत सुबह अपने मामूली कामों में मसरूफ होगी। शायद उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि बस चंद घंटे बाद उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उस वक्त तो मैं उसी सदमे में थी कि वो कैसे एक सेकंड में दुनिया से चली गई। मेरा दिमाग बार बार उसी मंजर की तरफ जा रहा था। उसकी वो घबराई हुई आंखें, उसका कांपता हुआ अंदाज, उसका सीने से लगा हुआ बैग और फिर अचानक उसका सड़क पर गिर जाना। बैग के बारे में मैं जानती तो थी कि वो मेरे पास है, लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं सोचा था कि उसके अंदर क्या हो सकता है। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही मंजर छाया हुआ था, एक जिंदा इंसान का हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाना। मैं अपना काम खत्म करके घर गई। थैला मैंने ले जाकर अपनी जगह पर खड़ा कर दिया। हमेशा की तरह मैंने उसे जंजीरों के साथ लोहे के एक मजबूत सतून से बांध दिया ताकि कोई उसे चोरी ना कर सके। फिर मैं अपनी रोज की कमाई वाले पैसे उठाने अपना सामान समेटा और वो बैग भी उठा लिया। बैग इतना भारी था कि मैं क्या बताऊं। उसे उठाते वक्त मेरे दोनों हाथों में बुरी तरह से दर्द होने लगा था। कई बार मुझे एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट करना पड़ रहा था। मैं रास्ते भर यही सोचती रही कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो ये इतना भारी है। घर पहुंचकर पहले तो अंदर से दरवाजा बंद किया, फिर अपने मामूल के मुताबिक मैंने गुस्ल किया, कपड़े बदले, खाना खाया और फिर कुछ देर सुकून से बैठी रही। लेकिन मेरी नजरें बार बार उस बैग की तरफ जा रही थी। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और बैग को अपने सामने खींच लिया। मैं तो समझ रही थी कि उसमें कपड़े होंगे या शायद कोई ऐसी चीज होगी जो उस गरीब औरत के लिए काफी कीमती हो सकती है। लेकिन जैसे ही मैंने बैग खोला, मेरी सांसें गले में ही अटक गईं। एक पल के लिए तो मैं पत्थर की तरह बुत बनकर बैग के अंदर देखती रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अपने सामने क्या देख रही हूँ। उसके अंदर नोटों के बंडल भरे हुए थे। इतने सारे पैसे थे, इतने पैसे कि अगर मैं गिनने बैठ जाती तो शायद मेरा पूरा हफ्ता गुजर जाता। मेरे हाथ पांव कांपने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे अपनी धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ पैसे ही थे। उन नोटों की गठियों के दरमियान में कुछ सोने के बिस्किट भी रखे हुए थे। वो चमकता हुआ खरा सोना था। मैंने जिंदगी में कभी भी एक साथ इतना ज्यादा सोना नहीं देखा था। आजकल सोने की कीमत कितनी ज्यादा चल रही है ये तो हर कोई जानता है। मैं एक बिस्किट को उठाकर देखने लगी। उसकी ठंडक मेरी उंगलियां महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अचानक मेरे कान सुन्न हो गए, कोई भी आवाज सुनाई देना बंद हो गई। कमरा घूमता हुआ लगने लगा। मैंने कई बार आंखें झपकी, फिर अपने हाथ पर चुटकी भी काटी, ये देखने के लिए कि कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। लेकिन मैं तो जाग रही थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि इतने सारे लोग उस औरत के पीछे क्यों भाग रहे थे, क्योंकि इतनी दौलत के लिए तो कोई भी पागल हो सकता है। लेकिन उस पल मेरे दिल में और ज्यादा डर पैदा हो गया। मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी कि वो औरत इस दौलत को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठी थी। अगर किसी को ये पता चल जाता कि ये बैग मेरे पास है तो फिर मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि इस राज के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। कुछ दिन तक मैं चुपचाप सोचती रही कि अब क्या करना है। फिर एक दिन मैं अपने पुराने घर के पास से गुजरी, यानी अपने खामद के घर के पास से। मैंने उस वक्त अपनी साड़ी के पल्लू से घूंघट किया हुआ था, इसलिए मुझे किसी ने भी नहीं पहचाना। मैं सड़क पर चल रही थी कि अचानक मेरी नजर एक बोर्ड पर पड़ी। घर बेचने के लिए लिखा हुआ था। वो ही दूसरा घर जो मेरे खामद के घर के बिल्कुल साथ में था, जिसे लोग कई सालों से बेचने की कोशिश कर रहे थे। मैं कुछ देर तक वहां पर खड़ी उस बोर्ड को देखती रही और फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैं घर वापस आई और बोर्ड पर लिखे नंबर पर फोन कर दिया। मैंने कहा कि मुझे ये घर खरीदना है। मैं बात करते हुए अपनी आवाज बदलने की कोशिश कर रही थी। शायद सामने वाले इंसान को यकीन नहीं हुआ कि इतनी
اتنی جلدی خریدار مل جائے گا۔ اس کے بعد میں ملنے کے لیے گئی، اس وقت بھی میں نے اپنی پہچان کو چھپا کر ہی رکھا۔ میں نے سونے کے کچھ بسکٹ بہت احتیاط کے ساتھ بیچے اور گھر کی پوری قیمت چکا دی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ پوری خریداری میں نے سسرال والوں میں سے کسی کے ذریعے نہیں کروائی تھی، بلکہ ایک وکیل کے ذریعے کروائی تھی، جس کی وجہ سے کوئی بھی مجھے پہچان نہیں پایا۔ جب سارا معاملہ ہو گیا اور رجسٹری میرے نام پر ہو گئی تو میں کافی دیر تک کاغذات ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہی۔ میرے دل میں عجیب سا احساس تھا، جس گھر سے مجھے بے عزت کر کے نکالا گیا تھا، اب میں اسی گھر کے ساتھ والے مکان کی مالکن بن چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس گھر میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس وقت بھی اپنے چہرے کو پلو سے ڈھانپے ہوئے تھی، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ ہاں، یہ بات ضرور تھی کہ میرے خاوند کے گھر والے اب میرے ساتھ پڑوسی ہونے کے ناطے میل جول بڑھا رہے تھے۔ انہوں نے ایک دو بار مجھ سے پوچھا بھی کہ میں ہر وقت اس طرح سے آج کے زمانے میں گھونگھٹ کیوں اوڑے رکھتی ہوں، تو میں نے ان سے کہا کہ کیونکہ میرے خاندان والوں کو یہی پسند ہے اور میں ان کے رسم و رواج کے حساب سے ہی چلتی ہوں۔ اس بات سے وہ لوگ کافی حیران بھی ہو گئے تھے۔ میں اپنی آواز کو ہمیشہ بدل کر ہی ان سے بات کرتی تھی اور کوشش یہی کرتی تھی کہ میری ان سے کم بات چیت ہو۔ انہیں یہ پتا تھا کہ کسی بہت ہی امیر عورت نے وہ مہنگی زمین مناسب قیمت دے کر گھر خرید لیا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں۔ گھر تو خرید لیا تھا، اب اسے گھر جیسا بنانا بھی تھا۔ میں نے ایک الیکٹرانک کی دکان والے سے بات کی اور گھر کے اندر جتنی بھی ضروری الیکٹرانکس ہوتی ہیں میں نے کہا کہ مجھے سب چاہیے۔ اس نے مجھے الگ الگ چیزوں کی فہرست دکھائی۔ میں نے کہا کہ مجھے الگ الگ نہیں بلکہ پورا پیکج بنا کر دو۔ میں بھی پیسے بہت سوچ سمجھ کر خرچ کر رہی تھی، ایسا نہیں تھا کہ دولت ہاتھ میں آئی اور میں ہوا میں اڑنے لگی۔ آخر یہ پیسہ ہمیشہ رہنے والا تو نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے بہت اچھا ریٹ طے کر کے دیا، جس میں ایک فریج، ایک ٹی وی، واشنگ مشین، ڈش واش مشین، بلینڈر مشین، واٹر کولر، اے سی سب کچھ شامل تھا۔ کچھ دن بعد ایک بڑی گاڑی میرے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ مزدور سامان اتارنے لگے، بڑے بڑے ڈبے اندر جا رہے تھے۔ محلے والے حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ میرے خاوند کے گھر والوں کی نظریں بار بار ادھر ہی اٹھ رہی تھی۔ سارا سامان اندر رکھ دیا گیا تھا، گھر کی شکل اور صورت بدلنے لگی تھی۔ اس کے بعد میں نے فرنیچر والے سے بات کی۔ میں نے کہا کہ مجھے 2 کمروں کا پورا فرنیچر تیار چاہیے۔ گھر میں 4 کمرے تھے، لیکن فی الحال مجھے 2 کمروں کو ہی رینیوویٹ کرنا تھا، ایک ڈرائنگ روم اور ایک بیڈ روم۔ کچھ دن بعد فرنیچر والے بھی آ گئے۔ بڑے بڑے صوفے، شیشے والی میز، الماریاں، ڈریسنگ ٹیبل، بڑے بڑے بستر، پردے، سب کچھ دھیرے دھیرے جگہ پر لگتا گیا۔ جب انسان کے پاس پیسہ ہو تو پھر کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں جب بھی سونا بیچنے جاتی یا پھر سونا ایکسچینج کروانے جاتی تو ہر بار نیا گیٹ اپ کر لیتی۔ کبھی میں اپنے بالوں کی ہیئر سٹائل بدل کر چشمہ لگا لیتی تو کبھی میں سوٹ پہن کر جاتی، لیکن اپنے چہرے کا رنگ تھوڑا سا میک اپ سے بدل لیتی۔ کبھی میں ساڑی پہن کر گھونگھٹ میں جاتی تو کبھی میں برقعے میں بھی جاتی تھی۔ ہر بار الگ الگ دکان پر جاتی تاکہ کبھی کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ ابھی تو میں نے سونے کے صرف 3-4 بسکٹ ہی بیچے تھے اور اتنا سب کچھ ہو گیا تھا، جبکہ میرے پاس اب بھی بہت سارا پیسہ باقی تھا۔ میں باقی سونا اور پیسے گھر میں ایسی جگہ پر چھپا کر رکھ دیے جہاں کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ ایک دن میں شاپنگ مال چلی گئی۔ کئی سالوں بعد میں نے اپنے لیے دل کھول کر شاپنگ کی۔ میں ایک دکان سے دوسری دکان جاتی، کبھی کپڑے دیکھتی، کبھی جوتے، کبھی وہ گھر کی سجاوٹ کا سامان۔ میں نے اپنے لیے 10 سے 15 جوڑے کپڑے خریدے، اس کے ساتھ ساتھ جوتے اور دوسرے زیور کی چیزیں، میک اپ کا سامان، کچن کا سامان، برتن، کراکری اور نہ جانے کیا کیا۔ پورا ہفتہ شاپنگ اور سامان سیٹ کرنے میں گزر گیا اور صرف 1 ہفتے کے اندر اندر وہ خالی گھر پوری طرح سے بدل گیا۔ اب تو کسی امیر خاندان کا گھر لگتا تھا۔ اب وہ میرے خاوند کے گھر والے بھی حیران تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کوئی بہت ہی زیادہ امیر عورت آئی ہے جس نے پورے گھر کو بھر دیا ہے اور گھر کی شکل ہی بدل کر رکھ دی ہے۔ اور سچ پوچھو تو ان کے اپنے گھر میں تھا ہی کیا، الیکٹرانک سامان کے نام پر بس ایک فریج اور استری تھی۔ باقی لوگ تو 4 پہیوں پر سوتے تھے اور بستر صرف ہمارے کمرے میں تھا، اور جب وہ اپنے آنگن سے میرے گھر کی طرف دیکھتے تو انہیں الگ ہی دنیا نظر آتی، اور مجھے ہر بار یہ سوچ کر عجیب سا احساس ہوتا تھا کہ جن لوگوں نے مجھے برباد کر دیا تھا آج میں ان کے بالکل ساتھ ہی رہ رہی ہوں، اور انہیں اندازہ تک نہیں تھا کہ ان کی نئی امیر پڑوسن دراصل عشرت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے ان کے معاملات کے بارے میں بھی پتہ چل رہا تھا، اور جو باتیں سننے میں آ رہی تھی وہ میرے لیے حیران کر دینے والی تھی۔ کسی حد تک اللہ تعالیٰ کا انصاف بھی لگتا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ ثاقب نے جس عورت سے دوسری شادی کی تھی وہ تو اسے شادی کے 3 ماہ بعد ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پورا محلہ اس بارے میں الگ الگ کہانیاں سناتا تھا۔ کوئی کہتا تھا دونوں میں روز لڑائی ہوتی تھی،
तो कोई कहता था कि औरत को साकिब की सच्चाई का पता चल गया था और कोई कहता था कि वो सिर्फ पैसों के लिए आई थी और जब उसका मकसद पूरा हो गया तो चली गई। असली सच्चाई जो भी थी, इतना सब जानते थे कि वो औरत सिर्फ साकिब को छोड़कर नहीं गई थी बल्कि 60 लाख रुपए भी लेकर गई थी और उसके लिए इन लोगों को बहुत कुछ बेचना पड़ा। उनके सारे जेवर चले गए और जो जमा पूंजी थी वो भी गई और जो कुछ बचा था वो भी खर्च हो गया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर साकिब को कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता और शायद उसे सजा भी होती, क्योंकि आयशा ने उस पर बहुत सारे बड़े बड़े इल्जामात में फंसाने की धमकी दी थी। यानी कि जिस औरत के लिए उसने अपना घर बर्बाद किया था वही औरत उसे खाली हाथ छोड़ गई थी। मैं जब ये सुनती तो मैं चुप हो जाती। मुझे कभी खुशी महसूस नहीं हुई, बस एक अजीब सा एहसास होता कि वक्त सच में बदलता है। मैंने अपने घर में एक कुत्ता पाल लिया था। जब पहली बार मैं उसे घर लेकर आई तो वो छोटा सा था, लेकिन वो देखने में इतना अच्छा लगता था कि जो भी देखता रुक जाता। उसका रंग सुनहरा सा था, आंखें बहुत तेज थी, वो हर वक्त बिल्कुल चौंकन्ना रहता था। मैंने उसका नाम सिम्बार रखा था। अकेले रहती थी इसलिए मुझे हिफाजत करने वाले की जरूरत थी। मैंने उसे छत पर रखा और उसके लिए लकड़ी और लोहे का एक अच्छा सा घर भी बनवा दिया। हर रोज सुबह मैं उसे खाना देती, उसके साथ खेलती, उसे नहलाती और धीरे धीरे वो मुझसे इस तरह घुल मिल गया जैसे मैं उसकी पूरी दुनिया हूँ। अब अगर मेरे घर में कोई पाँव भी रखता तो वो फौरन भौंकना शुरू कर देता था और उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो मेरे लिए बहुत ही वफादार था। वो कभी भी मुझे खतरा महसूस होता तो वो फौरन मेरे सामने आ जाता। एक दिन दोपहर का वक्त था, हवा चल रही थी, मैं छत पर बैठी थी। बहुत दिनों के बाद मैं काफी खुश थी। उस वक्त मैंने अपने चेहरे को घूंघट से नहीं ढांप रखा था। सिम्बा अब मेरे साथ खेल रहा था। कभी वो गेंद उठाकर मेरे पास ले आता तो कभी एकदम से उछलकर कूदने लगता। मैं हंस रही थी। इतने में मेरी एक नंद की नजर मेरे चेहरे पर पड़ गई। उसने मुझे देखा और फिर दोबारा देखने लगी कि जैसे उसे यकीन ही नहीं हुआ हो। वो एकदम से दौड़ते हुए नीचे गई और कुछ ही लम्हों के बाद उनके घर से शोर सुनाई देने लगा। ये तो इशरत भाभी है। हाँ, ये तो वही है। इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? ये तो हमारा घर भी खरीद चुकी है और घर को एकदम आरास्ता हवेली बना दिया है। ये तो बहुत पैसे वाली निकली। मैं छत पर खड़ी होकर ये सब सुन रही थी। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि 3 साल पहले यही लोग मुझे एक बोझ समझते थे और आज मेरी सच्चाई जानकर इनके अंदर एकदम बदल गए थे। नीचे उनके घर में काफी देर तक बातचीत होती रही और आखिर वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो मुझसे माफी मांगेंगे और अगर मुमकिन हो तो दोबारा से रिश्ता जोड़ेंगे, क्योंकि अब उनके हालात पहले से भी ज्यादा खराब थे। शाम होने से पहले ही मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने खिड़की से देखा तो बाहर साकिब खड़ा था। उसके साथ मेरी सास, जेठानी और घर के कुछ और लोग भी मौजूद थे। मुझे फौरन समझ आ गया कि उन्हें सब कुछ पता चल गया है। मैं बड़े ही आराम से दरवाजा खोलकर एक तरफ हो गई। वो सब अंदर आ गए। मेरे घर को हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। सफेद रंग की पताई, खूबसूरत सजावट, हर चीज उनकी सोच से परे थी। मेरी सास पहले बोली, मेरी बेटी, मेरी बहू। मैंने फौरन उनका हाथ जो मेरी तरफ बढ़ रहा था इशारे से नीचे करवा दिया और कहा, क्या बात है, क्या करने आए हो आप लोग? कमरे में कुछ लम्हों के लिए खामोशी फैल गई। फिर साकिब ने गला साफ किया और बोला, तुम अभी भी मेरी बीवी हो। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ एक तलाक दी थी, 3 तलाकें नहीं दी थी। मुझे माफ कर दो। वो औरत तो मुझे धोखा देकर चली गई। उसने मुझे ये भी बताया कि शादी से पहले उन दोनों में नाजायज ताल्लुकात थे और उसने साकिब को ब्लैकमेल करने के लिए एक नाजेबा वीडियो भी बना ली थी। उस दिन शॉप में वो जो पर्ची उसने मेरे शोर को दी थी उस पर लिखा था कि अगर तुम अपनी बीवी को तलाक देकर मुझसे शादी नहीं करोगे तो वो ये वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर उसे बदनाम कर देगी। साकिब मुझे कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी मेरी सास बोलने लगी और जेठानी और बाकी के सब लोग भी अपनी अपनी बातें करते जा रहे थे। कोई कह रहा था कि इंसान से गलती हो जाती है, कोई कह रहा था कि पुराने शिकवे शिकायत भुला देने चाहिए, कोई कहता था कि खानदान को टूटना नहीं चाहिए। मैं चुपचाप बैठी सब सुनती रही, एक एक लफ्ज, एक एक बात बिना कुछ कहे। जब सब बोल चुके और कमरे में सन्नाटा हो गया तब मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, हो गया तुम लोगों का, अब निकलो यहाँ से। मेरी सास के चेहरे का रंग एकदम से बदल गया। वो बोली, बेटा ऐसा मत करो। मैं हंसने लगी और बोली, अच्छा बेटा, आपकी जुबान से मेरे लिए बेटा लफ्ज ऐसे निकल आया इतने आराम से। जब मुझे धक्के देकर घर से निकाला जा रहा था तब कहाँ थी आप? और आपकी मेहरबानी ये तब क्यों नहीं हुई
آپ نے تب یہ نہیں کہا کہ یہ میری بیٹی جیسی ہے؟ یہ سنتے ہی میری ساس کی نظریں جھک گئیں۔ وہ بولی کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دو۔ میں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، نکلو یہاں سے، یہ میرا گھر ہے۔ لیکن وہ لوگ اتنے بے حیا تھے کہ جا ہی نہیں رہے تھے، اور جب وہ تھک ہار کر واپس گئے تو میں نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ 3 سال پہلے میں اسی خاندان کے سامنے بے بس اور لاچار کھڑی تھی اور ان سے بھیک مانگ رہی تھی کہ وہ مجھے گھر سے باہر نہ نکالیں، اور آج وہی لوگ میرے سامنے کھڑے ہو کر منتیں کر رہے تھے۔ وقت واقعی بہت عجیب چیز ہے۔ 2 ہفتے بعد میں سیدھا عدالت گئی اور میں نے ثاقب سے طلاق کا کیس تیار کروا دیا۔ اب وہ معافی مانگ رہا تھا، لیکن اب معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے جا کر صاف صاف بول دیا کہ ان لوگوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ میں پچھلے 3 سال سے ان سے الگ رہ رہی تھی اور انہوں نے مجھے کوئی خرچہ پانی بھی نہیں دیا تھا، نہ ہی مجھے کوئی حق دیا تھا، اور یہاں تک کہ میرے بارے میں 3 سال تک انہوں نے کوئی پوچھ گچھ تک نہیں کی۔ یہ سب سننے کے بعد زیادہ بحث کی ضرورت نہیں پڑی۔ محلے والوں کی بھی گواہی لے لی گئی تھی۔ معاملہ بالکل صاف تھا۔ پہلی پیشی میں ہی فیصلہ میرے حق میں ہو گیا۔ جب میں عدالت سے باہر نکلی تو میرے ہاتھ میں کاغذات تھے۔ کئی سال بعد مجھے اپنے سینے میں ایک بہت بڑا بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا۔ آخر کار میں اس انسان کے رشتے سے آزاد ہو گئی تھی جس نے میری کبھی قدر ہی نہیں کی تھی، اور اس بار مجھے کسی نے گھر سے نہیں نکالا تھا، بلکہ میں خود اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے اس دور کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر کے باہر آ گئی تھی۔ اس کے بعد میرے سسرال والوں کے اعمال کا پھل یہیں تک نہیں رکا تھا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ بڑی محنت سے جس نن کی شادی کی تھی اس کی بھی طلاق ہو گئی۔ ساس بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئی تھی۔ جٹھانی کو بھی بچے نہیں ہو رہے تھے۔ میرے خاوند کا کاروبار برباد ہو چکا تھا، اور اس لیے اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ چاہے بھی تو کسی سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنی پہچان میں بھی کچھ لوگوں سے رشتے کی بات کی، لیکن ان لوگوں نے بھی صاف منع کر دیا۔ انہوں نے یہی کہا کہ عشرت جیسی شریف لڑکی کے ساتھ ہی یہ گھر نہیں بسا پائے تو بھلا کسی اور کے ساتھ کیا نبھائے گا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سارے مرد برے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ میں نے اپنے لیے بھی یہی سوچا ہے کہ اگر مجھے مستقبل میں کوئی پسند آیا اور کسی کو اپنے قابل سمجھا تو میں اس سے شادی ضرور کروں گی۔ وہ آدمی جس نے مجھے سموسے پکوڑے بنانے کے لیے ادھار پر راشن دے دیا تھا، میں اس سے بھی ملنے گئی اور ان سب لوگوں کی مدد کی، کیونکہ مجھے اب ایسا لگتا ہے جیسے وہی سب لوگ میرے اپنے تھے جنہوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ باقی سب تو مطلبی ہیں، یہاں تک کہ میرے والدین بھی، جنہوں نے 3 سال میں کبھی میری کوئی خبر تک نہیں لی، لیکن کیونکہ میرا ان سے خونی رشتہ ہے اس لیے میں بس ان کی مالی طور پر مدد کروں گی۔ باقی مجھے ان سے بہت زیادہ مطلب نہیں ہے۔ آج میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ میری کہانی سننے کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔